हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस का चैप्टर। वैसे तो बुक में शायद एरेस का चैप्टर है इसके बाद, लेकिन हम पहले फंक्शंस का चैप्टर करेंगे। और फंक्शन को समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है छोटी सी। ये आपके सिस्टम यूनिट की डायग्राम है। वैसे कंप्लीट डायग्राम तो नहीं है, मैंने जस्ट उसके कुछ प्रोमिनेंट पार्ट्स लिखे हैं। तो सिस्टम का एक छोटा सा मैंने आर्किटेक्चर शो किया आपको। आर्किटेक्चर से मुराद क्या है? उसकी बनावट, उसकी साख। ठीक है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ अ बिगर सिस्टम। ठीक है, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये सिस्टम यूनिट है, उसमें ये जो आप एक बड़ा रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये किसका रेक्टेंगल है? मदरबोर्ड का। अगर आप सिस्टम को खोलें तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा सर्किट बोर्ड नजर आएगा, उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। और उसके साथ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से अटैच होते हैं, लाइक पावर सप्लाई होती है। माइक्रो प्रोसेसर आपका मेन कंपोनेंट है। ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और ये हार्ड डिस्क है, दिस इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। और ये रैम है, जिसमें टेम्परेरीली डेटा को महफूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम शो करने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि आपको जो सिस्टम यूनिट है वो मुख्तलिफ हिस्सों का कम्बिनेशन है, और ये सारे हिस्से आपस में कनेक्टेड है, और हर हिस्से का अपना एक खास काम है, और वो वही काम करता है, किसी दूसरा काम नहीं करता। ठीक है। तो इसमें से एक हिस्सा ऐसा है जो बाकियों को कंट्रोल कर रहा है, वो आपका ये मदरबोर्ड है, जो बाकी सबको कनेक्ट किया हुआ है इसने आपस में। तो आपका जो सी का प्रोग्राम होता है वो भी इसी तरीके से हम उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और अभी तक हमने जितना भी काम किया है उसमें हमारे प्रोग्राम का जस्ट वन कंपोनेंट ही होता था, एक कंपोनेंट होता था जस्ट, उसका नाम था मेन फंक्शन। लेकिन अब हम करेंगे, अब हम मेन के अलावा और फंक्शंस भी क्रिएट करेंगे। ठीक है। लेकिन मेन फंक्शन बनाना लाजमी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम रन हो तो आपने मेन फंक्शन लिखना है। हाँ, अगर समटाइम्स कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसको आपने रन नहीं करना होता, जस्ट कुछ आपने कोड लिख के कंपाइल करना होता है जस्ट, तो फिर आप मेन फंक्शन ना लिखें। लेकिन वो हम बहुत आगे का काम है, मतलब जब हम अपने कुछ हेडर फाइल्स, अपनी हेडर फाइल्स बनाएंगे हम। अब हेडर फाइल्स तो रन नहीं होती ना, हेडर फाइल्स के फंक्शंस को तो कॉल किया जाता है किसी दूसरे जगह जाके, जैसा कि हम सी आउट को कॉल कर रहे हैं, सी इन को कॉल कर रहे हैं। अब ये सी आउट और सी इन कहाँ पर है? ये किसी हेडर फाइल में है। वो हेडर फाइल बजाते खुद तो रन नहीं होती। रन कौन सा प्रोग्राम होता है? हमारा। तो हम उसकी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है। तो जब हम अपनी कोई हेडर फाइल बनाएंगे तो उसमें हम मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे, लेकिन अभी आपने मेन फंक्शन लिखना है अपने प्रोग्राम में। ठीक है। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन बना हुआ है ऑलरेडी, और हम इसके नीचे चले जाते हैं, एक फंक्शन और बना लेते हैं, उसका नाम हम फर्ज कर लेते हैं एबीसी रख लेते हैं। एक और फंक्शन बन गया। ठीक है। इसी तरह से आप मेन फंक्शन से पहले भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिख दिया। इस तरह से आप जितने मर्जी फंक्शन बना लें, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये सारे फंक्शन है। अब आपका प्रोग्राम 3 फंक्शंस पे मुश्तमिल है। कितने फंक्शंस पे? तो अब बेशक मैंने ये फंक्शन पहले लिखा है, लेकिन कंपाइलर जब आपके प्रोग्राम को रन करेगा तो उसने इसी को पहले रन करना है, मेन को। चाहे आपने प्रोग्राम में सबसे एंड पे जाके लिखा हो इसको, मेन को, तब भी कंपाइलर सबसे पहले इसी को चलाएगा। उसकी रीजन क्या है? कि कंपाइलर को ये बात फीड है कि पूरा प्रोग्राम देखो, जहां पे आपको मेन फंक्शन नजर आए वहां से अपना प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करो। समझ आ गई बात? तो इसीलिए से मेन को हम अपना गेटवे ऑफ द प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जहां से प्रोग्राम रनिंग स्टार्ट करता है अपनी। ठीक है। यहां तक बात क्लियर है?
ओके, ये आपने फंक्शंस तो क्रिएट कर लिए, इसको एक दफा कंपाइल करके देख लेते हैं हम। ठीक है, देखते हैं कोई मसला तो नहीं है। हाँ जी, ये देखें आप, अभी फिल वक्त उसने आपको कोई एरर मैसेज नहीं दिया। दो वार्निंग्स आई हैं जस्ट। वार्निंग यहां पे है और एक यहां पे है। क्या लिखा है? नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन। कहता है आपने ये, जिस तरह से आपने यहां पे रिटर्न जीरो लिखा है, यहां पे क्यों नहीं लिखा आपने? लिख दें, ये कोई एरर नहीं है, दिस इज जस्ट वार्निंग। फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी मैं लिख देता हूं, यहां भी लिख देता हूं। अब इसको दोबारा बिल्ड करें आप। अब हमारे प्रोग्राम में ना तो कोई एरर है और ना ही कोई वार्निंग है। तो आपने सक्सेसफुली फंक्शंस बनाना सीख ली है। अब हम चलते हैं आगे। फंक्शन बनाने का फायदा क्या है हमें? फॉर एग्जाम्पल, इसको फिलहाल मैं खत्म कर रहा हूं। इसका नाम हम रख लेता हूं, मैं रख लेता हूं ऑथर, और यहां पे मैं लिख देता हूं सी आउट सज्जाद अब्दुल्ला। ठीक है, ये इसको मैं खत्म कर रहा हूं और इंट की जगह पे मैं जस्ट क्या लिख रहा हूं? वॉइड। ये फर्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हैं, आप किसी फंक्शन के शुरू में इंट की बजाय क्या लिख रहे हैं? वॉइड। अब ये वॉइड क्या होता है और इंट क्यों लिखते हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले फिलहाल हम एक और चीज समझना चाह रहे हैं, उसको समझ लेते हैं। ये फंक्शन हमारा बन गया, उसका नाम क्या है? ऑथर। और हम यहां पे चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर, यहां पे जाके लिखते हैं ऑथर। जी, आउटपुट क्या आएगा? ऑथर सज्जाद अब्दुल्ला लिखा आएगा। कैसे? देखिए, आप ये बात तो जानते हैं कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो उसकी सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है? ऑथर। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं और सेमीकोलन है। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन कॉल। क्या है ये? ये कॉल की जा रही है एक, किसको कॉल की जा रही है? ऑथर फंक्शन को। और कौन कॉल कर रहा है? ये वाला फंक्शन। कौन कॉल कर रहा है? मेन। किसको कॉल कर रहा है? ऑथर को। अब होगा क्या कि जब कंपाइलर यहां पहुंचेगा तो वो मेन फंक्शन को इधर ही रोक देगा। मेन फंक्शन को यहां पर रोक देगा, सस्पेंड कर देगा इसको यहां पे। बोलो रुको यहां पे, मैं जा रहा हूं ऑथर फंक्शन पे, और इसको जाके वो रन करेगा सारा कंप्लीट जो भी लिखा हुआ है इसमें। इस फंक्शन में या कोई भी आप फंक्शन बनाते हैं ना, उसमें आप वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। लूप्स, कंडीशंस, एवरीथिंग आप किसी भी फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अभी तो जस्ट वन स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे जस्ट वन स्टेटमेंट है ना, तो आप इसमें पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर। तो कंपाइलर यहां पे आएगा और इस फंक्शन में जो कुछ भी लिखा होगा उस सारे को एग्जीक्यूट करेगा, और उतनी देर तक मेन फंक्शन इधर ही स्टे करेगा। मेन फंक्शन आगे नहीं जाएगा, रुका रहेगा। जब ये सारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर कंपाइलर रिटर्न होगा वापस। कहां से? जहां से कॉल हुआ था। अगर मल्टीपल ये हो गए फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद अगर मल्टीपल फंक्शन हुए तो मल्टीपल टाइम हम कॉल करें। जी जी, अभी हम वो करेंगे। तो यहां तक प्रोसेस समझ आया? इसको रन करते हैं अब हम। ओके, एरर मैसेज, ऑथर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा, ये एरर मैसेज इसलिए आया है कि क्योंकि हमने इस फंक्शन को डिफाइन तो किया है, हमने इसकी डिक्लेरेशन परफॉर्म नहीं की। क्या नहीं किया? जैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है ना, इसी तरह फंक्शन भी डिक्लेयर होता है। कोई भी आप फंक्शन बनाएंगे अदर देन मेन फंक्शन, कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो आपको उसको डिक्लेयर करना लाजमी। कहां पर डिक्लेयर करेंगे? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी से नीचे यहां पे क्या से क्या लिखेंगे आप? सिंपल, जो इस फंक्शन की जो है ना, ये फर्स्ट लाइन, इसको कहते हैं इसकी हेडर लाइन फंक्शन की।
ये इसको आप यहां से उठाएंगे और यहां पे जाके पेस्ट कर देंगे और आखिर में लगा देंगे सेमीकोलन। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। आप कंपाइलर को एक नोटिस देते हैं कि भाई ये फंक्शन मैंने बनाया है, इसको अपने पास रख लो, ये फंक्शन हमने बनाया है, इसको हम यूज करेंगे। तो इस तरह से जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे ना आप पूरे प्रोग्राम में, वो सारे ऊपर आप आगे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, दोबारा रन करते हैं जी। ये मैसेज लिखा आ गया, ऑथर सज्जाद अब्दुल्ला। तो ये एक्चुअली क्या हुआ है, दिस इज द कंटेंट ऑफ दिस फंक्शन एंड वाज कॉल्ड बाय मेन फंक्शन। ठीक है, ओके। अब हम इसको, जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि अगर इसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फंक्शन की क्वालिटी ही यही है कि उसको डिफाइन एक दफा किया जाता है और कॉल मैनी टाइम्स किया जाता है। ठीक है, तो हम यहां पे एक फॉर एग्जांपल एक हम मैसेज देते हैं, हेलो वी आर स्टार्टिंग लर्निंग फंक्शंस। ठीक है, ये लाइन किस फंक्शन की है, मेन की, ऐसे ही है ना। इसके बाद बैक स्लैश एन भी ले देते हैं। ऑथर को कॉल किया इसके बाद हमने, और उसके बाद फिर हमने एक फंक्शन दिया, आई एम बैक इनसाइड द मेन फंक्शन। जस्ट एक स्टेटमेंट, जो भी मर्जी लिख दें आप। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ऑथर को कॉल कर रहा हूं, दूसरी दफा कॉल कर लिया इसको, वेलकम बैक इन मेन। ठीक है, फिर मैंने ऑथर को कॉल कर लिया, एंड ऑफ प्रोग्राम। मैं जस्ट आप उसको फ्लो कंट्रोल समझाना चाह रहा हूं कि कंपाइलर किस तरीके से अपना फ्लो चेंज करेगा। फंक्शंस का भी एक फ्लो होता है, जैसे कंडीशंस का फ्लो होता है, जैसे लूप्स का फ्लो होता है, इसी तरह फंक्शंस का भी फ्लो होता है। ठीक है, तो अब इसको जरा गौर से समझें, इसका आउटपुट देखें। आउटपुट तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हेलो वी आर स्टार्टिंग लर्निंग फंक्शंस, फिर ये ऑथर सज्जाद अब्दुल्ला लिखा आया। अच्छा, मैं जरा इसको बैक स्लैश एन लगा दूं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये वाली जो लाइन है कौन से फंक्शन की है, मेन की या ऑथर की, मेन की। और ये कहां से आई, फिर वो वापस मेन फंक्शन के अंदर है। अब नोट करें जो मैंने बात बोली थी कि जब तक ऑथर फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा वो मेन फंक्शन उधर रुका रहेगा। अब मेन फंक्शन में ये लाइन उस वक्त तक नहीं चली जब तक कि ऑथर फंक्शन कंप्लीट नहीं हो गया, मेन फंक्शन उधर रुक गया। ठीक है, फिर ये लाइन चली ऑथर वाली, उसके बाद लिखा वापस मेन फंक्शन में आ गया, आई एम बैक इनसाइड द मेन फंक्शन। उसके बाद हमने क्या किया, अगेन इसको कॉल कर दिया, फिर मेन फंक्शन रुक गया, उसने जो नेक्स्ट 4 स्टेटमेंट्स उसको रोक दिया और वापस इधर आ गया ऑथर के अंदर, इसको रन किया, ये रन हो गया। उसके बाद वापस ये मेन फंक्शन के अंदर आ गया चलाने के बाद। ठीक है, और अगेन उसको कॉल किया, फिर वापस मेन फंक्शन के अंदर आ गया। ये बात समझ आई। हम अपने जो है ना ऑथर का फंक्शन, उसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां बैक स्लैश एन लगा देता हूं, तो मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर हम ज्यादा डाटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बैक स्लैश एन इसके शुरू में भी लगा, एंड में भी लगा दिया ताकि ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर पता लग जाएगा कि ये फंक्शन कॉल है। हाँ जी,
तो यहाँ पे हमारे जो ऑथर का फंक्शन है उसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स थे और वो तीनों एग्जीक्यूट हुई। उतनी देर तक मेन फंक्शन वहां पे रुका रहा। जब मेन फंक्शन में वापस आया तो फिर उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट चलाई। समझ आई बात ये? इसी तरह सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये जो है तो इसमें कैलकुलेशन भी हो सकती है। एवरीथिंग, जो काम आप अभी हम करेंगे ये काम। इसको किसी और फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी फंक्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बच्चे ने। ये लाजमी नहीं कि आपने जो दूसरे फंक्शंस क्रिएट किए हैं यूजर डिफाइंड, उसको आप सिर्फ मेन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। नहीं, कोई भी फंक्शन किसी भी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। ऑथर फंक्शन आगे किसी और फंक्शन को कॉल कर सकता है। इवन ऑथर वापस मेन को भी कॉल कर सकता है। मेन को भी कॉल किया जा सकता है। कोई भी दूसरा फंक्शन मेन को भी कॉल कर सकता है। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो मैं फंक्शंस का फायदा आपको बताना चाह रहा था कि फंक्शन को हम एक दफा डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद उसको जहां जहां उस फंक्शन की जरूरत पड़ती है उसको कॉल कर लेते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने फंक्शन की फंक्शनैलिटी में कोई चीज चेंज करनी होती है। ठीक है, तो आप आसानी से उस फंक्शन के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार मैंने वो यहाँ पे जो था ना, एक और चीज भी लिखनी थी मैंने। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखना था वेबसाइट का नाम। ठीक है, ये भी लिखना था मैंने। अब अगर ये फंक्शन मैंने ना बनाया होता, अगर मैंने ये 4 स्टेटमेंट्स डायरेक्ट जहां जहां पे ऑथर का फंक्शन कॉल होना था डायरेक्ट वहां जाके खुद लिखी होती हैं ऐसे, यहां पर भी और यहां पर भी और यहां पर भी, तो जहां जहां मैंने वो स्टेटमेंट्स लिखी थी, मैंने फंक्शन नहीं बनाया था, वहां वहां जाके मुझे चेंजेस करनी पड़ेंगी। और ये तो अभी जस्ट 3 जगह पे कॉल किया, अगर वो 3000 जगह पे होता कॉल किया होता। और दिस इज पॉसिबल कि एक फंक्शन को हजारों लाखों जगह पे कॉल किया जाता है एक बड़े प्रोजेक्ट में। तो फिर तो मेरा काम हो गया, फिर मैंने कर ली प्रोग्रामिंग, बना लिया सॉफ्टवेयर मैंने। तो फंक्शन बनाने का फायदा यह होता है कि जब समटाइम्स आपको किसी फंक्शन में कोई चेंजेस करनी होती हैं तो आप जस्ट उस फंक्शन में जाते हैं और वो चेंज परफॉर्म कर देते हैं और वो जहां जहां पे कॉल हुआ होता है वहां वहां अप्लाई हो जाता है ना आसान? तो इसकी वजह से हमारी डीबगिंग भी आसान हो जाती है। डीबगिंग, व्हाट इज डीबगिंग? एरर्स फाइंड करना और उनको करेक्शन उनकी परफॉर्म करना। ठीक है, तो अगर ये फंक्शंस ना बनाए, अगर सब कुछ हमने मेन के अंदर ही लिखा होता तो हम फिर कभी भी ये प्रोजेक्ट कोई भी ना बना सकते। छोटे छोटे प्रोग्राम तो बना सकते हैं लेकिन बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। जस्ट लाइक एक कार है, कार की अगर ब्रेक्स खराब होती हैं तो आप सिर्फ ब्रेक्स को रिपेयर करवाते हैं या पूरी कार ही चेंज करवा लेते हैं? सिर्फ ब्रेक्स को जाकर रिपेयर करवाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका हर सिस्टम अलग अलग है। कार पूरी छोटे छोटे दर्जनों हिस्सों में तकसीम है। ब्रेक्स है, उसका इग्निशन है, उसका इंजन है, उसकी सीट्स है, उसका सिमुलेशन सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम है। जो चीज खराब है उसको जाकर ठीक करवाएंगे ना आप। वो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से जब आप कोई सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं और सारे फंक्शंस आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जब किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सिर्फ उसी हिस्से को जाकर चेंज करते हैं। डीबगिंग करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। समझ आ गई बात? ओके, अब हम एक और एग्जांपल है। जो आपने कहा कैलकुलेशन इसमें हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है। उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे लेक्चर को। अच्छा, इसको रहने देते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं, इंट सम या फैक्टोरियल बना लेते हैं।
फैक्टोरियल जानते हैं क्या होता है? चलें फैक्टोरियल को रहने दें, हम टेबल बना लेते हैं। इसकी रिटर्न टाइप वॉइड रखते हैं। अभी फिलहाल ये वॉइड इंट वगैरह में सारी चीजें कल डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल हम जस्ट फंक्शन के फायदे फायदे क्या हैं इसके वो देख रहे हैं, ठीक है। हम यहां पे लिखते हैं सेम लॉजिक सारी ना, किसकी लॉजिक लिख रहे हैं हम? टेबल प्रिंट करने की, ऐसे ही है ना। ये आर की जरूरत नहीं, बस एक लाइन इससे पहले, एक हम एंड लाइन इससे पहले दे देते हैं और एक इसके बाद दे देते हैं। और यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज भी दे देते हैं, टेबल ऑफ, आगे एन की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद फिर एक एंड लाइन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हमने ये कंप्लीट सारी लॉजिक लिख के रख ली टेबल की एक फंक्शन के अंदर। अब जब भी हमें कोई टेबल प्रिंट करना होगा ना, हम क्या करेंगे? इस सारी को मैं कर रहा हूं फिलहाल रिमूव नहीं, कमेंट आउट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे आगे जब भी मुझे किसी टेबल का प्रिंट लेना होगा तो मैं जस्ट क्या करूंगा, क्या लिखूंगा? टेबल ऑफ 5, बस, ठीक है। रन करते हैं इसको, एरर, डिक्लेयर नहीं किया इसको, ठीक है। वाइड टेबल इंट और ये डिक्लेरेशन होगी, सही है। टेबल ऑफ 5 प्रिंट तो हो गया है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ? \n नहीं लगाया, ठीक है। ठीक है, समझ आई। उसके बाद हमें किसी और टेबल की जरूरत पड़ गई तो हमने क्या लिखा? टेबल ऑफ 3। किसी और टेबल की जरूरत पड़ गई, टेबल ऑफ 7, टेबल ऑफ 8। ये ले, काम तेज हो गया ना आप लोगों का, पहले से आसान नहीं हो गया? मतलब फंक्शंस को यूज करते हुए आप देख ले कितनी स्पीड से काम कर सकते हैं। फंक्शन के लॉजिक को एक दफा डिफाइन किया कि टेबल ऐसे बनता है, उसके बाद उस फंक्शन को जो नंबर बताएंगे उस नंबर का टेबल प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये देखें, तो दीज आर बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो आपने जो बेनिफिट देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। क्या कहते हैं? क्या मतलब रीयूजेबिलिटी का? कि एक दफा लिखा हुआ कोड उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। मैंने 4 दफा इसको यूज कर लिया, ऐसे ही है ना। अगर फंक्शन में ना बनाता तो मुझे ये कोड रिपीट करना पड़ना था, तो एक दफा लिख के रख लिए। अब जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी मैं जस्ट इसको कॉल करूंगा और मेरा टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब बाकी ये फंक्शन कैसे कर रहा है, ये इंट n क्या है, ये वॉइड क्या है, ये मैं इंशाल्लाह कल सारी डिटेल से समझाऊंगा आपको। तो आपने फंक्शंस के 2 बड़े फायदे देखे, एक तो डीबगिंग करना आसान है और दूसरा रीयूजेबिलिटी। बाकी कुछ और फायदे भी लिखे हुए हैं बुक में, इसको पढ़ के आइएगा।